नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 होगा। इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्यारे दोस्तों देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए आज से अगर देखा जाए 1 अगस्त से, तो मात्र 22 डेज़ शेष रह गए हैं, क्योंकि 23, 24, 25, 30 अगस्त को आपकी परीक्षा है। अगर हम 23 अगस्त के सापेक्ष देखें तो मात्र 22 दिन बचे हैं। आपको प्यारे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझने हैं। आपको आपकी जो तैयारी है वो यहाँ से कुछ हद तक आपकी अच्छी हो सके, इसलिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी के अपने इस प्यारे से प्रैक्टिस सेट को। उससे पहले आप लोगों से कह देते हैं कि लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हैं इनकी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ में आपको एक और जानकारी दे देते हैं। यदि आप लोग PDF से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको फ्री में यानी अनसोल्ड PDF आपको मिल जाएंगी। कैसी मिल जाएंगी? अनसोल्ड, पूरी की पूरी रीजनिंग की PDF अनसोल्ड मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। इसी के साथ आप मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर जो कि एक शानदार क्वेश्चन है डायरेक्शन और डिस्टेंस का। प्रश्न में बोला है, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। यानी कि दोस्तों आपके पास दो कारें हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, एक कार उत्तर की ओर जाती है। यानी कि यहाँ से शुरू होने वाली कुछ कारें हैं, एक कार उत्तर की ओर जाती है। प्यारे दोस्तों, उसने बोला है दूरी के बारे में बोला है तो 10 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। एक कार उत्तर की ओर जाती है, 10 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, बाएं तरफ मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। यानी बाएं तरफ भी मुड़ गई है और ये इस आगे 8 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। अब दोस्तों बोला है कि दूसरी कार उसी उभयनिष्ठ बिंदु से 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है, दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो गौर से समझना है प्यारे दोस्तों। उसने कहा है कि कार जो है, कार नंबर जो 2 है, वो दक्षिण की ओर उसी उभयनिष्ठ बिंदु से 5 किलोमीटर जाती है। यानी यहाँ से 5 किलोमीटर जाएगी और उसके बाद दाएं तरफ मुड़ती है। दाएं तरफ मुड़ने का मतलब है प्यारे दोस्तों पश्चिम की दिशा में, क्योंकि आपसे बोला गया है कि कार दाएं तरफ मुड़ेगी, मुख दक्षिण में है तो कार पश्चिम में चली जाएगी। याद रखेंगे 8 किलोमीटर। लास्ट में बोला है दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, वही मैंने चलवाया है। दोस्तों बोला है उन कारों के बीच की दूरी क्या है, मतलब पहली कार अगर यहाँ थी तो दूसरी कार अब यहाँ पर है, तो इनके हमें बीच की डिस्टेंस बतानी है। डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस बतानी है। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझिए, अगर आपकी 10 डिस्टेंस ये है, 5 डिस्टेंस ये है, टोटल मिला करके कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 15 हो जाएगी। 8 ये है और 8 ये है, मतलब सम्मुख भुजाएं समान हैं तो ये सम्मुख भुजाएं भी समान हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में एक आयत बन रहा है, यहाँ से दोनों कारों के बीच की दूरी निकलेगी 15 किलोमीटर। कितनी निकलेगी प्यारे साथियों? 15 किलोमीटर निकलेगी। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे आ जाइए। अगला प्रश्न सादृश्यता का है। बोला गया है उस विकल्प का चयन करें तीसरे शब्द से जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। दोस्तों आपसे सीधा बोला गया है कि अगर पक्षी का संबंध चहचहाहट से है तो भालू का संबंध किससे होगा। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, पक्षी जो होता है इसकी जो आवाज़ होती है, जो वॉइस होती है, वो चहचहाना की होती है। पक्षियों की आवाज़ कैसी होती है? हुआ सवेरा चिड़ियाँ बोली, चहचहाने के रूप में। वहीं भालू की आवाज़ की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर भालू की आवाज़ की बात करेंगे तो इसकी जो आवाज़ होगी वो गुर्राना होती है। कैसी? भालू कैसे आवाज़ निकालता है? गुर्रा करके। ठीक है, गुर्रा करके आवाज़ निकालता है। इस बात को याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आगे चलिए। जो प्रश्न अच्छे होंगे उनको हम डिटेल से समझेंगे। अगला प्रश्न बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि सादृश्यता से ये भी है, सिमिलरिटी से ये भी है, परंतु ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो दोस्तों बोला गया है सबसे पहले P, Q और R का जो संबंध है वो किससे है? U, T और S से है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग स्थानीय मान से करते हैं। जैसे P हमारा 16 पर होता है, Q 17 पर होता है, R प्यारे साथियों 18 पर होता है, यहाँ पर U 21 पर होता है, T को देखेंगे तो प्यारे दोस्तों 19 पर होता है
और एस कितने पर होता है, तो आप कहोगे सर एस जो होता है वो कितने पर होता है, एस हम सॉरी टी तो 20 पर होता है यार, टी तो 20 पर होता है, एस 19 पर होता है। ठीक है, अब देखो 16 5 21, 17 3 20 और 18 1 19, यानी कि अगर गौर से आप समझ पाएँ प्रश्न को तो पहली बार में 5 जोड़ दिया गया है, दूसरी बार में 3 जोड़ दिया गया है और दोस्तों लास्ट बार में 1 जोड़ा गया है। तो यही लॉजिक का प्रयोग करते हुए, इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे संबंध बता देंगे एल एम और एन का। किसका, एल एम एन का। लास्ट वाले में 1 जुड़ रहा है, एन में 1 जुड़ेगा ओ हो जाएगा। सेकंड लास्ट में क्या जुड़ रहा है दोस्तों, 3 जुड़ रहा है तो 3 जोड़ेंगे, ये 13 3 16 मतलब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। गौर से समझिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसको अगर देखेंगे एल को, पहली बार में 5 जुड़ रहा है, 12 5 17 बोले तो क्यू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा क्यू पी ओ। क्या होगा, क्यू पी होगा, क्यू पी ओ होगा। तो याद रखेंगे क्यू पी ओ आपको दे रखा है, क्यू पी ओ दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। हुआ क्या है, देखो मैंने लिखा नहीं, पहली बार में 5 जुड़ा है, दूसरी बार में 3 जुड़ा है और तीसरी बार में 1 जुड़ा है। आगे प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है साथियों, चाइनीज़ कोडिंग से। चाइनीज़ कोडिंग का अच्छा सा क्वेश्चन है। बताना है किसी कूट भाषा में 639 को वाटर ड्रिंक लिखा जाता है, 316 को जूस ड्रिंक लिखा जाता है और 219 का अर्थ वाटर और जूस है। तो और के लिए कूट क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात समझो, अगर हम और की बात करते हैं तो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है और, तो साथियों ये लिखा है। इसके अलावा कहीं अन्य जगह पर देखा जाए तो क्या और लिखा है, आप कहोगे कहीं और नहीं है, कहीं अन्य जगह पर और नहीं है, केवल और केवल यही और है। तो दोस्तों इसका जो कोड होगा, इसका जो कोड होगा किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा। बोलो 219 में मिलेगा, आप कहोगे हाँ सर। तो दोस्तों अगर देखा जाए 9 कहीं पर कॉमन है, आप कहोगे हाँ सर 9 कॉमन है। कहाँ पे, 639 वाले में। 639 वाले में 9 कॉमन है तो 9 काट दिया। क्या 1 कॉमन मिल रहा है, आप कहोगे हाँ सर 1 कॉमन मिल रहा है, इसको भी काट दो। अगर 1 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा तो यहाँ से आपका प्रश्न का उत्तर आएगा 2। क्या आएगा, और के लिए जो कूट आएगा प्यारे दोस्तों वो 2 आ जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। और 2 हमें दिया गया है विकल्प नंबर बी में, विकल्प नंबर बी में दिया है, इस बात को याद रखना है। देखो वाटर और वाटर, गौर से समझो, वाटर ये भी है, वाटर ये भी है। तो इसका कूट हमने मिलाया, कौन से में मिला, तो हमें 9 में मिला। उसके बाद हमने देखा ये जूस था, ये जूस था, तो इनका कोड मिला हमें 1 1। ठीक है, याद रखेंगे। तो और के लिए जो कोड आएगा वो 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में आओ साथियों। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग का ये शानदार सा प्रश्न आपको दिया गया है। आपको बताना है कि कॉइन को कैसे लिखा जाएगा। यदि रिच का कोड 4279 है, स्नो का कोड आपका 8396 है, तो कॉइन का बताना है। तो बता दो भैया, RICH। गौर से देखो, सबसे पहले R, इसके बाद में ICH, ये रहा। इसको क्या लिखा है भैया, आप कहोगे सर 42 और 79 लिखा गया है, 42 और 79। प्यारे दोस्तों आगे देखोगे SNO और W, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 83 और 96। क्या लिखा है, 83 और 96। ठीक है, याद रखेंगे 83 और 96 लिखा है। तो हमें कोड बताना है किसका, आप कहोगे हमें कोड बताना है सर कॉइन का, COIN। किसका बताना है, COIN का। तो N के सामने 3 है, I के सामने 2 है और C के सामने 7 है, O के सामने 9 है। तो कोड क्या बनेगा, C के सामने क्या है भाई, C के सामने 7 है, 7 से शुरुआत होगी विकल्प की। एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसकी शुरुआत 7 से हो रही है, वही सही उत्तर है। और तो ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें 7 से शुरुआत हो। ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा विकल्प है जिसमें 7 से शुरुआत हो रही है, याद रखेंगे। ओ के लिए देखा जाए तो 9 आ जाएगा, आई के लिए देखा जाए तो 2 आ जाएगा, एन के लिए देखा जाए तो 3। 79 23 आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न ये एक शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे बोला गया है उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। अगर आप अच्छे से देखोगे साथियों, अच्छे से देखोगे तो 3 3 6 7 और 8 सर्कल दे रखे हैं, 4 और 4 8 सर्कल दे रखे हैं दोस्तों। आगे देखा जाए तो 3 3 6 2 8 सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, समझना है आपको, 8 सर्कल इसमें है, 8 सर्कल इसमें है, 8 सर्कल इसमें भी हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों 4 3 7 2 9, 9 सर्कल कहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर बी में। तो अलग कौन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 9 सर्कल हैं तो अलग कौन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। ब्लड रिलेशन का एक बेहतरीन सा प्रश्न बोला गया है। A X के पिता हैं, B Y की माँ है,
एक्स और जेड की बहन वाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्यारे दोस्तों ये बताना है। पहली बात बोला है जो ए है वो पिता किसका है? साथियों एक्स का पिता है, याद रखेंगे। ए जो है ये पिता है किसका? तो आप कहोगे इस वाले एक्स का। आगे बोला है बी वाई की माँ है, लेकिन इस लाइन में हमें कुछ दिया ही नहीं है, ए और एक्स से रिलेटेड नहीं है। अगली लाइन एक्स और जेड की बहन वाई है। प्यारे दोस्तों एक्स और जेड की बहन कौन है? एक्स और जेड की बहन है वाई। बहन है वाई तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। अब पीछे लाइन में बोला था बी वाई की माँ है। कैसे माँ बनेगी भाई? कैसे बनेगी बी? जब बी की शादी ए से कराओगे, क्योंकि अगर ये तीनों भाई बहन हैं और हमें पता था एक्स का पिता ए है और वाई की माता बी है, तो दोस्तों ए और बी की आपस में शादी हो जाएगी। अब प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताना है। समझिए, गौर से समझिए। बी जेड की माँ है, मुझे बताओ क्या बी जेड की माँ है? आप कहोगे हाँ सर बी जेड की माँ है, पहला वाला ही सत्य है। वाई ए का बेटा है, क्या वाई ए का बेटा है? आप कहोगे नहीं है सर ये तो बेटी है, गलत हो जाएगा। एक्स जो है जेड की बहन है, क्या एक्स जेड की बहन है? ना तो हमें एक्स का जेंडर पता ना ही जेड का पता है, तो नहीं बन पाएगा। बी की एक बेटी है, क्या बी की एक बेटी है? आपको अगर देखा जाए तो ऐसे तो पता चल रहा है एक बेटी, लेकिन इन दोनों के जेंडर पता नहीं, हो सकता है कि इसमें से भी कोई बेटी हो, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा है बी जेड की माँ है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला गया है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण उसने पूछा है नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला विकल्प, सबसे पहले तो शब्द कौन दे रखा है? ट्रिब्यूलेशंस दे रखा है प्यारे दोस्तों। कौन सा है? ट्रिब्यूलेशंस दे रखा है। तो क्या वेस्टर्न बन पाएगा? BAS, क्या दोस्तों बनेगा? BAS TION मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, वेस्टर्न बन जाएगा। पहला जो विकल्प है मेरे प्यारे साथियों बन जाएगा। ट्रस्ट बनेगा, क्या TRUST बनेगा? T उसके बाद RUS और T, भाई मेरे ट्रस्ट भी बन जाएगा, ट्रस्ट भी बन जाएगा, याद रखेंगे, ये भी सही है। क्या रिबन बनेगा? क्या रिबन बनेगा? आप बोलोगे सर रिबन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दो बी आए हैं और यहाँ पे केवल और केवल एक बी है। तो आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 सिल्ट बन जाएगा। आप देख लो, विश्वास नहीं है? SLIT सिल्ट बन जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों आपका क्या नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनेगा, माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा नहीं, जिसमें लिखा क्या है? रिबन लिखा है, RIBBON। ठीक है, ये नहीं बनेगा, याद रखेंगे, ये कभी नहीं बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों बोला गया यदि हैक को ये लिखा जाता है और डिग को ये लिखा जाता है तो बाइक का कोड क्या है? भाई गौर से समझो, क्या बोला है? हैक को ये लिखा जाता है और डिग को ये लिखा जाता है तो बाइक का कोड। चलिए देखते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे लग रहा है शायद। HE उसके बाद में क्या है? HEC और K, दोस्तों HECK। तो दोस्तों अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा गया है 9, क्या लिखा है? 9 है। और आगे देखोगे यहाँ पे लिखा गया है 4, ठीक है। और आगे देखोगे प्यारे दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है 4, और आगे देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों 10, क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा गया है 10। इसके बाद में आगे देखो डिग, DI और G, इसको देखते हैं। D के सामने लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों 5, I के सामने लिखा गया है 8, क्या लिखा है? 8, और G के सामने क्या लिखा है? तो आप कहोगे सर 7। तो इनका कोई आपस में संबंध है? मैं कहूँगा बिल्कुल है। सबसे पहले लिख लो बाइक को, क्योंकि कोड किसका बताना है? बाइक का, तो बाइक को आप लिख लीजिए। अब गौर से देखिए प्यारे दोस्तों, H 8 पर होता है 1 जोड़ दिया है, E 5 पर होता है 1 घटा दिया है, C 3 पर होता है 1 जोड़ दिया है, K 11 पर होता है 1 घटा दिया। यानी कि प्यारे दोस्तों +1 -1 +1 और -1, ठीक है। आगे देखा जाए ये 4 पर होता है 5 हो गया, मतलब कि +1। अगर दोस्तों ये 9 पर होता है तो -1, 8 बचा है। ये 7 पर होता है दोस्तों, तो इसको लिखा गया है क्या? लास्ट में 8 है यार ये, ठीक है। इसको आप सुधारिए थोड़ा सा, ये 8 है, ये 7 नहीं है। ये क्या नहीं है? ये 7 नहीं है, ये 8 है। इसको मैंने मिसटाइप लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों 7 में 1 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों पहले वाले में 1 जोड़ना है, क्या करना है? पहले वाले में 1 जोड़ना है, तो क्या होगा? B में 1 जोड़ेगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? B का स्थानीय मान अगर 2 है तो 1 जोड़ेगा 3 आ जाएगा। विकल्प की शुरुआत 3 से होगी तो विकल्प गलत है, ये वाला 3 नंबर का। अब देखो इसमें -1 होगा, I 9 पर होता है, चूंकि कितने पर? 9 पर, बचेगा 8 प्यारे दोस्तों। 38 से शुरुआत होगी तो 39 वाला गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें +1 होगा,
कि 11 पर होता है, 11 में 1 जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा। 38 के बाद 12 होना चाहिए, तो 38 के बाद 11 वाला गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखेंगे। +1 -1 +1 -1 का लॉजिक चल रहा था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न श्रृंखला से है। श्रृंखला का एक बहुत ही जानदार प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसा है, बहुत ही जानदार प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि सबसे पहले आपके पास 17 है, फिर प्यारे दोस्तों 16 है, आगे 32 है, आगे हमारे पास 29 है, और आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों 116 है। अगला पद यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, हमें यह बताना है। गौर से देखना है, एक प्यारा सा लॉजिक बताऊंगा केवल एक बार में। आपको यहाँ पे 16 लाने के लिए मल्टीप्लाई 1 -1 करना पड़ेगा। गौर से समझे, 17 कम 17 1 जाएगा 16। अगली बार में केवल और केवल 2 का गुणा होगा, 16 दूनी 32। अगली बार में आपको एक बार फिर से करना है मल्टीप्लाई 1 -3। 32 कम 32, 32 में से 3 जाएगा तो 29। और अगली बार में देखोगे तो केवल और केवल 4 का गुणा करना है। और अगली बार में क्या करना है, तो अगली बार में भी करना है मल्टीप्लाई 1 -5। देखो इसमें हो जाएगा 116 कम 116, अगर 5 जाएगा तो 111। क्या बचेगा, 111 बचेगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे 111 बचेगा। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे 1 1 1। ठीक है, देखो मेरी बात को समझो। पहली बार में हमने किया गुणा 1 -1, दूसरी बार में केवल और केवल गुणा 2, तीसरी बार में गुणा 1 -3, फिर गुणा 4, फिर गुणा 1 -5। पहले 1 घटा है, पहले 1 घटा है, फिर 3 घटा है, फिर 5 घटा है। इस तरह का क्रम चलता रहेगा और अल्टरनेट सम संख्या बढ़ते हुए गुणा हो रही हैं। 111 प्रश्न का उत्तर सही है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला गया है, अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बताइए। दोस्तों इसके लिए एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को, याद रखना है कि नोट करके लिखो। यदि साधारण वर्ष है, क्या है, यदि साधारण वर्ष है, यदि साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी, ठीक है, याद रखेंगे 1 जनवरी व 31 दिसंबर। यदि साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी व 31 दिसंबर समान दिन रहेंगे। कैसे रहेंगे, समान दिन रहेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना है, समान दिन रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों समान दिन रहेंगे। और अगली बार में लिखना है, ये तो पहला वाला, अब दूसरे वाले के लिए यानी साधारण वर्ष के तो लिए हो गया। अब लीप वर्ष के लिए तो लिखो यदि लीप वर्ष है, क्या लिखना है, यदि लीप वर्ष है तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है 1 जनवरी वाले दिन में, 1 जनवरी को जो दिन होगा, 1 जनवरी को जो दिन होगा, ऐसे लिखो यदि लीप वर्ष है। यहाँ पर क्या करना था, यदि लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को जो दिन होगा उसमें 1 जोड़ने पर 31 दिसंबर का दिन आएगा। उसमें 1 जोड़ने पर 31 दिसंबर का दिन आएगा, 31 दिसंबर का दिन आएगा। ठीक है, याद रखेंगे का दिन आएगा। बस ये कंसेप्ट समझ लो मेरे प्यारे भाई, आपका उत्तर आ चुका है। देखो मेरी बात को समझो, मैंने कहा यदि लीप वर्ष है तो जो 1 जनवरी का दिन होगा उसमें 1 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, +1 करने पर 31 दिसंबर का दिन आ जाएगा। अगर मैंने कहा यदि साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी का जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर का होगा। अब आपको डिसाइड करना है 2016 कैसा वर्ष है। आप कहोगे सर कोई गुंजाइश ही नहीं है सोचने की कि 2016 एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को कौन होगा, मतलब सेकंड वाली कंडीशन। और सेकंड वाली कंडीशन के लिए क्या करना है, 1 जनवरी का दिन जो होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, शुक्र में 1 जोड़ देंगे तो 31 दिसंबर का दिन आएगा यानी शनिवार। याद रखेंगे, ये एक कैलेंडर का कंसेप्ट है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग अक्षर समूह को चुनिए। तो दोस्तों इनको स्थानीय मान से करते हैं। जैसे हमने कहा E5 पर है,
जी हमारा 7 पर है, के प्यारे दोस्तों 11 पर है, आई 9 पर है, के 11 पर है, एम 13 पर है। ठीक है, बी दोस्तों 2 पर होता है, बी 2 पर होता है, डी 4 पर होता है और एच हमारा 8 पर होता है। दोस्तों अगर देखोगे तो डी हमारे पास 4 पर होता है, एफ हमारे पास 6 पर होता है और जे हमारे पास 10 पे होता है। तो अगर आप समझो पहली बार में +2, दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो +4, इसमें देखा जाए तो +2 और इसमें देखा जाए तो +2। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों +2 और यहाँ पे देखा जाए तो +4, इसमें देखोगे तो +2 और इसमें देखोगे तो +4। अब आप ऐसे ही बता दोगे कि इसका उत्तर क्या होगा। आप कहोगे इसका उत्तर हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इनमें केवल 2-2 जुड़ रहे हैं, इनमें केवल 2-2 जुड़ रहे हैं और अन्य विकल्प में क्या हो रहा है, अन्य विकल्प में सर हमारे 2-4 जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका अलग अक्षर समूह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें लिखा है आई, के और एम। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द का चयन कीजिए। प्यारे दोस्तों बैग, सूटकेस, पर्स और कालीन, याद रखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों। ये वर्गीकरण में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बैग जिसमें हम कपड़ा ले जा सकते हैं, सूटकेस में भी कपड़े ले जा सकते हैं और पर्स में यानी जो महिलाओं वाला पर्स है उसमें भी कपड़े ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कालीन होता है, ये जो कालीन होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, अगर अपनी देसी भाषा में बोलें तो दरी। क्या होता है, दरी। दरी मतलब जो खटिया या पलंग पर बिछाई जाती है, वो पहले हमारे जब हम छोटे हुआ करते थे तो घर में कपड़ों की बना ली जाती थी, यदि आपको याद हो तो कालीन एक प्रकार की दरी होती है। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, सामान ले जाने के साधन हैं। क्या है, सामान ले जाने के साधन। अच्छे से समझेंगे, सामान ले जाने के क्या है, साधन है। जबकि दरी क्या है, एक ऐसा कपड़ा जिसको हम सोते समय बिछाते हैं। या कालीन अगर याद हो तो ऐसे समझो, कालीन कैसे याद रखेंगे, कभी आपने अलादीन अगर देखा होगा, एक नाटक आता था पहले, उसमें जो अलादीन और उसकी जो प्रेमिका थी वो दोनों उस पर उड़ते थे, वो एक दरी नुमा होता था, यानी चटाई कह सकते हैं दोस्त। ठीक है, आगे आ जाओ। अगले प्रश्न में बोला है यदि प्लस का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ विभाजन है, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा क्या, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों इनको हमें प्रतीकों को बदलना है। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले 48 है, क्या है, पहले आपका 48 है, अरे यार एक मिनट, पहले आपके पास 48 है, 48 में जहाँ गुणा है उसके स्थान पर विभाजन रख करके 6 लिख देंगे। अब जहाँ पे माइनस है उसके स्थान पर गुणा लिख देंगे। क्या लिख देंगे प्यारे दोस्तों, गुणा लिख देंगे। ठीक है, ये हमने गुणा लिख दिया। अब दोस्तों इसके बाद 5 आया है तो 5 रख देंगे। अब जहाँ पे भाग है, भाग के स्थान पर जोड़ कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पे जोड़ है उसके स्थान पर भाग कर देंगे, सॉरी जोड़ के स्थान पर घटाव कर देंगे। तो घटाव कर दिया हमने 1 का, किसका, याद रखेंगे, घटाव हमने कर दिया प्यारे दोस्तों 1 का। एक अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए। चलिए अब देखिए, अब देखोगे तो बोर्ड मास में लगाओगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, 8 छंग 48 मतलब 6 का 8 बार में कटेगा, गुणा 5 का होगा, प्लस का 8 होगा, माइनस का 1 करके अगर सीधा लिख दें तो 7 बचेगा। 8 पंचे 40, अगर जुड़ेगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे 7 तो टोटल हो जाएगा 47। ठीक है, 8 पंचे 40, 7 47, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है, याद रखेंगे। ज़्यादा कुछ समय नहीं लेना है, अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को समझना है प्यारे दोस्तों, ये एक जानदार प्रश्न हो सकता है एग्जाम के लिए और हो सकता है हूबहू प्रश्न देखने को भी मिल जाए। देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति क्या होगी, यानी हमें ई नंबर की आकृति बतानी है। यहाँ पे क्या बतानी है, ई नंबर की आकृति। तो प्यारे दोस्तों ऐसी आकृति को हम बहुत ही प्यारे तरीके से बताएंगे, समझना है बस आपको। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा तरीका लगाएंगे दोस्तों, आपका उत्तर आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम उस प्रकार का बॉक्स बनाने का प्रयास करते हैं जैसा बॉक्स आपको दिया गया है। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार का कुछ बॉक्स, एक मिनट यार, ये हम बॉक्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दीजिए। एक बॉक्स ये अरे यार, यहाँ से जाओगे ऊपर की ओर, यहाँ से जाओगे ऊपर की ओर, इसमें जाओगे ऊपर की ओर, ये बॉक्स बन गया मेरे भाई। ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसको एक बात समझना है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, इसका अगर आपको लॉजिक समझना है तो मेरे एक पॉइंट को नोट करना। ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये जो डार्क सर्कल है, अगर गौर से देखो तो डार्क सर्कल जो है ये सभी में समान रूप से है। तो ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, इस एरिया में क्या हो जाएगा, आपका डार्क सर्कल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इस एरिया में डार्क सर्कल हो गया।
अब भाई आपको ये देखते जाना है परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है। अगर आप देखोगे ये नीचे वाली आकृति जो है सर्कल एक उठ करके ऊपर पहुंच गया नेक्स्ट आकृति में। जब हम यहाँ से नेक्स्ट आकृति में पहुंचे तो ये सर्कल ऊपर पहुंच गया और इसके स्थान पर एक नई आकृति आ गई। अब दोस्तों यही प्लस ऊपर पहुंच जाएगा अगली आकृति में और इसके स्थान पर एक नई आकृति ये स्टार आ जाएगी। ठीक है, ये प्लस ऊपर पहुंच गया। अब दोस्तों ये स्टार ऊपर पहुंच गया, उसके स्थान पर फिर से त्रिभुज आ गया, एक खाली त्रिभुज आया है, यानी एक नई आकृति आई है। अब दोस्तों ये त्रिभुज ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, ये त्रिभुज ऊपर पहुंचेगा, गौर से समझना है। मैं इसके लिए कलर चेंज करता हूँ। ये त्रिभुज हमारा ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, ये त्रिभुज हमारा ऊपर है, एक नई आकृति आएगी, मतलब इनमें से कोई आकृति नहीं होगी, वो आकृति आनी चाहिए। ये जो इतनी आकृतियां बनी हैं इनमें से कोई नहीं कि एक नई आकृति। तो क्या ये सर्कल है? आप कहोगे ये तो खाली है सर। ये जो आपका त्रिभुज है उल्टे दिशा में है, गलत कर दो। दोस्तों इसका जो डार्क एरिया है उल्टे दिशा में है, गलत कर दो। साथियों अगर देखोगे तो ये स्टार रिपीट हुआ है, क्योंकि इसमें स्टार ऑलरेडी आ चुका है, तो नई आकृति आएगी, तो ये भी गलत कर दो। अब दोस्तों एक ही विकल्प बच रहा है, ऑप्शन नंबर 5। तो यहाँ से आप कह पाओगे कि इस स्थान पर मेरे प्यारे दोस्तों एक क्या आ जाएगा, एक वर्ग आ जाएगा, जो कि नई आकृति होगी। अभी तक वर्ग इनमें कहीं भी आया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न का उत्तर बनेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर ऑप्शन नंबर 5। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बोला गया है कि दी गई छवि को बनाने के लिए, क्या बोला है, दी गई छवि को बनाने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लेटी हुई रेखाएं गिनते हैं। ठीक है, उसके बाद खड़ी हुई रेखाएं गिनते हैं, फिर आड़ी टेढ़ी रेखाएं गिनते हैं। तो गौर से समझना है मैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले लेटी रेखाएं, रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2, रेखा नंबर 3 और रेखा नंबर 4। ये तो मैंने कैसी रेखाएं गिन ली मेरे प्यारे भाई, याद रखेंगे, लेटी हुई, तो हम 4 रख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको लेना है खड़ी हुई रेखाएं। खड़ी हुई रेखाएं लेनी है, तो खड़ी हुई रेखाओं के लिए क्या करेंगे, खड़ी हुई रेखा केवल और केवल ये एक मिल रही है। ठीक है, ये एक मिल रही है, तो इसको +1 कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे दोस्तों, इसमें +1 कर देंगे। अब आड़ी टेढ़ी रेखाओं को देखते हैं। आड़ी टेढ़ी रेखाएं मतलब एक तो रेखा ये जा रही है, गौर से समझना है प्यारे दोस्तों, एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा ये जा रही है, इसको अच्छे से बनाते हैं, दूसरी रेखा ये जा रही है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी रेखा ये यहाँ से जा रही है, चौथी रेखा यहाँ से जा रही है, पांचवी रेखा यहाँ से जा रही है, छठवीं रेखा यहाँ से जा रही है। और दोस्तों अगर दूसरा एक कलर लिया जाए, एक दूसरा कलर लिया जाए यानी रेड कलर, तो दोस्तों एक रेखा ये छूट रही है और एक रेखा ये छूट रही है। तो ग्रीन कलर में कितनी रेखाएं गिनी थी हमने, पहले रेड कलर की 2 लिख लो, और ग्रीन कलर में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ही है, आप कहोगे हाँ सर 6 हैं। तो दोस्तों 6 4 10 3 13, देखो 6 4 10 10 3 13, कुल मिलाकर के जो रेखाओं की संख्या होगी वो 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 13 यहाँ पर रेखाएं हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों देखेंगे, कहा गया है बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट बाईं ओर नीचे दर्शाया हुआ है, इसको मोड़ दिया जाता है, पैटर्न कैसा दिखेगा। यानी ये जो बिंदीदार रेखा है प्यारे दोस्तों, इस रेखा पर इस शीट को हमें मोड़ना है, बाईं ओर मोड़ना है। कैसे, बाईं ओर जो दर्शाया गया है इसको इस तरफ मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है। क्या आप मोड़ पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ, क्या आप मोड़ पाओगे? आप कहोगे सर बिल्कुल मोड़ देंगे भाई, मोड़ने में क्या जाता है। अब दोस्तों अगर ऐसा मोड़ोगे तो ये जो इसके अंदर आ जाएगा, ये जो प्लस होगा ये इस तरह से इसके ऊपर ये वाला ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा ऊपर वाला कॉर्नर टच करते हुए। और दोस्तों जो दूर की ओर प्लस बना हुआ है, ये जो हमारा प्लस बना हुआ है ये वाला, ये प्लस इस सर्कल के अंदर बैठ जाएगा आकर के, इस सर्कल के अंदर कुछ इस प्रकार से आकृति होगी। हालांकि हमने दूसरी दिशा में मोड़ दी, फिर भी सही है। देखो अगर इसको हम इस दिशा में मोड़ दें तो भी हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि प्लस इसमें आ जाएगा दोस्तों, ये प्लस इसमें आ जाएगा और यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, तो भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। याद रखेंगे, दिशा कोई भी हो, उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है उस वर्ग सेट का चयन करें जो निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता हो। यानी कि ये एक आरेख दे रखा है, इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जो बन सकता है। तो डॉक्टर, माताएं और महिलाएं। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, महिलाओं के अंदर माताएं आएंगी, कुछ इस प्रकार से डॉक्टर बनेगा, मतलब पहला वाला तो बनेगा ही नहीं। दूसरा लड़कियां, बच्चे और इंसान। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, इंसान, उसमें होंगे कुछ बच्चे और बच्चों में भी कौन होंगी, लड़कियां होंगी, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, ये दूसरा वाला भी नहीं बनेगा। तीसरा बढ़ई डॉक्टर और पुरुष। भाई याद रखेंगे, बढ़ई डॉक्टर और पुरुष, तो किस इस प्रकार से आ जाएगा, देखो
डॉक्टर इस तरह से आ जाएगा, पुरुष आपका इस तरह से आ जाएगा, ये आ सकता है। और आपका इंसान सॉरी बढ़ई हो सॉरी एक बढ़ई हो गया, दूसरा डॉक्टर, तीसरा पुरुष, ऐसे आ सकता है। बढ़ई डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर पुरुष हो सकता है। देखो एक बार फिर से समझो, मैं बताता हूँ आपको, इसको ऐसे समझो। ये जो बढ़ई है कारपेंटर, कारपेंटर के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं। डॉक्टर के लिए, क्या डॉक्टर कारपेंटर हो सकता है? मुझे नहीं पता। क्या दोनों के दोनों पुरुष हो सकते हैं? आप कहोगे हाँ दोनों के दोनों पुरुष हो सकते हैं, दोनों के दोनों पुरुष, ये बन सकता है, याद रखेंगे ये बन सकता है। अभी इसको छोड़ते हैं। अब कह रहा है पिता, बेटे और इंजीनियर। प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर पिता इस तरह से आ जाएगा पिता के लिए। एक मिनट, ये मेरी बात को समझना है प्यारे दोस्तों, ये पिता के लिए आ जाएगा। पिता ऐसे होंगे कुछ पार्ट जिनका क्या हो जाएगा, संबंध इंजीनियर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इंजीनियर से। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, बेटे भी तो कुछ इंजीनियर हो सकते हैं, यानी जो सन होंगे वो भी तो इंजीनियर हो सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तो दोस्तों आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 सबसे सटीक है। अब ऐसा मन तो नहीं हो रहा है कि पिता का संबंध बेटे से हो जाए, ऐसा नहीं है भाई, याद रखेंगे पिता बेटा एक साथ वर्ग आरेख में आ नहीं सकते, याद रखेंगे, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए इस प्रकार के आरेख में नहीं आ सकते। लेकिन अब इसका क्या हुआ सर, बढ़ई डॉक्टर और पुरुष का। तो दोस्तों याद रखेंगे केवल और केवल इसको अगर हम बढ़ई बना दें, इसको अगर बढ़ई बना दें तो इसको हम डॉक्टर बना सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखेंगे बढ़ई का जो ये जो पुरुष का पार्ट होगा, देखो इसको मैंने डॉक्टर बना दिया, तो ये जो पुरुष का पार्ट होगा पुरुष का, तो ये कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, इस प्रकार से, क्योंकि पुरुष बढ़ई भी तो होंगे इस प्रकार से। तो ये वाला एग्जैक्टली सही नहीं है, ये वाला एग्जैक्टली सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न में आते हैं। तो कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगी। प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, समझेंगे। देखो इसमें सबसे पहले ये जो त्रिभुज है उत्तर की ओर देख रहा है, दूसरी वाले में त्रिभुज खाली हो गया लेकिन दिशा उसकी पूर्व हो गई। अब दोस्तों त्रिभुज फिर से डार्क हो गया और दिशा उसकी कौन है, दिशा उसकी मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी है, तो याद रखेंगे दक्षिण है। अब दोस्तों त्रिभुज जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये इस दिशा में देखने लगा है, लेकिन प्यारे दोस्तों खाली है। अगला वाला जो त्रिभुज होगा वो भरा हुआ होगा, अगला वाला जो त्रिभुज होगा भरा हुआ, तो ये कौन सी दिशा में देखेगा। अभी तक कौन सी दिशा नहीं देखी है, आप कहोगे सर अभी तक कौन सी दिशा नहीं देखी है, तो गड़बड़ है कुछ। इससे अगर त्रिभुज से नहीं आ रहा है तो एक बार ऐसा कर लो, इससे इस आकृति को पकड़ लो। पहले ये इस कॉर्नर पर थी, अब दोस्तों यहाँ पे इस कॉर्नर पर पहुँच गई, उसके बाद इस कॉर्नर पे आ गई, अब की बार में इस पे आ गई, तो अगली बार में फिर से वहीं पहुँच जाएगी आकृति, फिर से वहीं पहुँच जाएगी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये गलत हो गया, ठीक है। अब साथियों याद रखेंगे त्रिभुज जो होगा वो अपने यथावत स्थान पर पहुंच जाएगा, त्रिभुज जो होगा वो यथावत स्थान पर पहुंच जाएगा। मैंने कल आपको बताया था, यदि याद हो, मैंने कल क्या बताया था प्यारे दोस्तों, आपको बताया था कल आपको बताया था कि जो आपकी 4 आकृतियां होती हैं और 5वें नंबर की पूछी जाती है, 4 आकृतियां होती हैं और 5वें नंबर की पूछी जाती है। तो ऐसा मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है कि फर्स्ट आकृति, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि फर्स्ट आकृति 5वें नंबर पर रिपीट कर जाती है। तो प्यारे दोस्तों 5वें नंबर पर फर्स्ट आकृति को रिपीट करने के लिए त्रिभुज को उसी दिशा में होना चाहिए, त्रिभुज की दिशा दक्षिण नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों 4 हो जाएगा, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ये रिसेंटली पूछा गया था, एक अभी एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो वहीं से हमने इसको लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। तो 4 आकृतियां जब भी आए 5वें नंबर की पूछे, मैक्सिमम केसेस में पहली आकृति रिपीट हो जाती है। आगे आ जाओ। अब प्यारे दोस्तों हम देखने वाले हैं मानसिक अभिरुचि को। बोला है पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है। कौन सी जिम्मेदारी पुलिसकर्मी की नहीं है? जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, हाँ भाई ये तो जिम्मेदारी है। जनता में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाते रहना, ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना, ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना, भाई आर्थिक विकास के लिए हम लोगों ने मंत्रियों को चुना है, नेता लोगों को चुना है, वो लोग क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं, ये पुलिस वाले नहीं करते। पुलिस वालों को केवल और केवल सिक्योरिटी, संवैधानिक रक्षा और महिलाओं की सुरक्षा, यानी कि भारत के हर एक नागरिक की सुरक्षा करना उनका दायित्व होता है। तो आर्थिक विकास करेंगे नेता लोग। अगला प्रश्न बोला गया, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक होता है। यानी कि यदि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, उसके रूप में आपको रैंक जो वर्दी होगी उस पर रैंक का प्रतीक, कौन सी रैंक पर है उसको पहनना आवश्यक है। पुलिस सेवा में उपनिरीक्षक बोला गया है के लिए कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? तो दोस्तों याद रखेंगे उपनिरीक्षक का मतलब होता है एसआई,
यानी कि सब इंस्पेक्टर। निरीक्षक होता है इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होता है एसआई। और एसआई के लिए प्यारे दोस्तों 2 सितारे होते हैं। कितने होते हैं? 2 सितारे होते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न में आओ। देखो आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। जैसे 4 सितारा पुलिस में किसी के लिए नहीं होता है, 3 सितारे निरीक्षक यानी हमने बताया था अभी इंस्पेक्टर के लिए, दोस्तों 2 सितारे सब इंस्पेक्टर के लिए, 1 सितारा सहायक उप निरीक्षक जिसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए दोस्तों, कहा गया है पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, पर्याप्त आपने चेतावनियां दी, कहीं पर हिंसा हो रही थी, आपने हिंसक भीड़ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर दिया। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर होने के बाद इनमें से कौन सी कार्यवाही गलत होगी? अगर भीड़ तितर बितर हो जाती है और जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं पुलिस में उसके अनुसार अगर कोई आप कार्यवाही करते हैं, वो कौन सी कार्यवाही गलत होगी इन 4 में से? तो आप मुझे बताओ। पहचान के लिए वीडियोग्राफी करोगे, आप कहोगे हाँ सर कौन कौन पत्थरबाजी कर रहा था या कौन कौन हंगामा कर रहा था, उनकी वीडियोग्राफी जरूर करेंगे। क्षेत्र में मीडिया के प्रवेश को अनुमति दोगे, हाँ ऐसा दंगा दिखाने के लिए आप ये दे सकते हो, क्षेत्र में मीडिया प्रवेश को अनुमति दे सकते हो। कह रहा है कि यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ये भी कर सकते हो। घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, ये तो भाई गलत है। जब भीड़ तितर बितर हो गई है तो घटना स्थल पर हो सकता है सामान्य नागरिक घूम रहे हो। कैसे नागरिक? सामान्य नागरिक घूम रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। मुझे बताओ आपके अनुसार इसका क्या होना चाहिए? बताओ, समझ में आया आपको? पहचान के लिए वीडियोग्राफी तो आप करोगे। अगर आपने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है और हिंसक भीड़ तितर बितर हो चुकी है तो वीडियोग्राफी आवश्यक है। मीडिया का प्रवेश भी आवश्यक है, क्योंकि वीडियोग्राफी करने के लिए मैक्सिमम केसेस में जो मीडिया कैमरा लिए जाती है घटना स्थल पर, तो उन्हीं के माध्यम से छानबीन मैक्सिमम केसेस में हो जाती है। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करोगे। हाँ भाई बिल्कुल, जो घायल हो गए हैं, आंसू गैस हमने छोड़ा था, इसके बाद कुछ उनके आपस में हो सकता है लड़ाई बड़ाई हो गई है, उसी भीड़ भाड़ में किसी ने किसी को मार दिया हो, कुछ निर्दोष घायल हो गए हों, उनको चिकित्सा सहायता प्रदान करोगे। लेकिन घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार नहीं करोगे, याद रखेंगे। ये एक क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में फंसा देगा भाई, याद रखेंगे। घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार नहीं करोगे, क्योंकि जरूरी नहीं यार कि वहां पर जो बचे लोग हैं वो उन लोगों ने हिंसक भीड़ में शामिल थे वो लोग, ऐसा याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे आ जाओ। कह रहा है क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? बताइए, क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? तो अब आपके सामने कुछ तर्क हैं। तर्क नंबर 1, नहीं। क्यों नहीं? देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए आय के अच्छे स्रोत हैं। यानी कि जो सरकारें होती हैं वो देश के विकास के लिए जो कदम उठाती हैं उनमें मैक्सिमम केसेस में टैक्स एक अच्छी सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल भाई। जैसे अभी आप अपने जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन देख लो, आप दोस्तों इनकम टैक्स देख लो, ये सारी चीज़ें हैं मिडिल क्लासेस पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं। अभी कह सकते हैं कि जो अपना अभी जो बजट पेश हुआ है 24 जुलाई को, तो उसमें भी देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो टैक्स से ही संबंधित बढ़ोतरी हुई थी, कहीं पर कमी हुई थी, ठीक है। तो टैक्स एक अच्छा साधन हो सकता है देश के विकास के लिए, याद रखेंगे। तो भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त नहीं करना चाहिए। पहला जो तर्क है वो एकदम सही है। अब कह रहा है हाँ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता। भाई ऐसा कहीं नहीं कह रहा है तर्क। करों का उपयोग तो भाई राष्ट्र कल्याण में ही होता है। हम बड़े बड़े लोगों से टैक्स वसूलते हैं और जो गरीब जनता होती है उनमें फ्री की योजनाएं चलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना के बारे में, जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली क्या हुआ था प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान के लिए जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ग्राम उजाला कार्यक्रम, बड़े बड़े लोगों से पैसे वसूल करके जो रूरल एरिया होता है उनका विकास किया जाता है, जो गरीब लोग होते हैं उनका विकास किया जाता है। तो दोस्तों वो कैसे कह सकता है कि राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं होता इसका प्रयोग? तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। अब आप यहाँ से बोलोगे केवल एक तर्क मजबूत है। भैया एक तर्क मजबूत है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में तो कोई प्रश्न ही नहीं है प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है क्लास आप समझे होंगे, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को किया है। यदि पसंद आई है तो एक बार से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें यार, लाइक करने का कोई पैसा भी नहीं लगता है। कमेंट प्यारा सा कर दीजिए किस तरह की आप नोट्स क्लासेस जो भी चाहते हैं, हमसे संबंधित जो क्वारी है कमेंट में पूछ सकते हैं। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों में। अगर पहली बार आए हैं आप लोग साथियों, अगर पहली बार आए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में सेशन शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि अन्य लोग भी जुड़ पाएँ और आप जैसे अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।